गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। चैप्टर 9 हमारा चल रहा था। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 आज हमको डिस्कस करना है। नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस आपका चैप्टर का नाम है। इंडिपेंडेंस तक की कहानी इस पे बयां होती है। रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तक हमने पढ़ लिया था। साइमन कमीशन के बारे में, स्वराज दल भी हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लाहौर सेशन। ओके, लाहौर का जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस जो दल था उसकी तरफ से डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। देन लाहौर अधिवेशन में ये, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। In December 1929, the annual session of Congress was held in Lahore on the bank of River Ravi. The president of the session was Pandit Jawaharlal Nehru. At the midnight of 31st December 1929, the session passed the Declaration for Complete Independence. Gandhi ji was entrusted with the task of starting another movement. देखिए, पहले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से आपका पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि हम फिलहाल अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं हैं, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया था। ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग या पूर्ण स्वराज की मांग, जब आप सेकेंड फेज का आपका स्टार्ट होता है क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपकी जब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, 2 फेज की होती हैं। सेकंड फेज की जब स्टार्ट होती है तो सेकंड फेज के जो क्रांतिकारी होते हैं उन्होंने मांग की थी कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूरी आज़ादी, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने रखी थी। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगने लगा, कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनको जब लगने लगा कि ये जो हमारा मूवमेंट है, जो भी हमारी पकड़ है, ये धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है, पावर ट्रांसफ़र का रोल होता जा रहा है। जो यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ पावर ट्रांसफ़र हमारी होती चली जा रही है। तो उन्होंने जो जनता थी उसके माहौल को भांपते हुए दिसंबर 31 में जो आपका लाहौर सेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे, है ना, रवि मत पढ़ लेना, ये रावी है। रावी नदी के किनारे आपका 31 दिसंबर 1929 को ये सेशन हुआ था। उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू उस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तब ये मांग की गई थी कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट, ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी में आपका दांडी मार्च वगैरह हुआ था। दांडी मार्च आपका नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, तब की बात है। स्टार्ट करते हैं। गांधी जी प्लान टू बिगिन अ मूवमेंट विथ ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ. The British government had hiked the tax on salt. It was difficult for the poor to purchase salt. Gandhiji sent a 11 sorry बाहर के साउंड की वजह से Gandhiji sent a 11 formula demands to the government and urged the government to reduce the tax on salt. When the government denied to concede the demands on 12th March 1930, Gandhiji left the Sabarmati Ashram at Ahmedabad with 78 other members for Dandis, a village on the western sea coast of India. During his 24-day journey, the entire route was crowded with crowded with followers of Gandhiji. Massive crowds welcomed Gandhiji. On 6 April 1930, Gandhiji broke the salt law. Gandhiji defied the government by picking up a handful of salt which had been formed by the evaporation of seawater. The defiance of the salt law was followed by the spirit of civil disobedience movement all over the country. News of the salt satyagraha spread throughout the country and people stopped paying taxes. The breaking of salt law became a symbol of people's defiance of the government. As the disobedience movement
gained speed, the government operations became gained speed, the government operation became, क्या तो कहते हैं इसको सर, fierce. Lathi charge and firing were witnessed at several places and around 1 lakh people was jailed. Many fell victim to the bullets of police. Women actively participated in this movement for the first time. उस टाइम पे सारी इंडस्ट्रीज आपका गवर्नमेंट के पास थी. छोटे मोटे तौर पे या तो हमारे पास खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी भी उस पर भी गवर्नमेंट का अधिकार था उस टाइम पे. खेती करिए, टैक्स भरिए. अब 70% आपको टैक्स ही देना पड़ जाए तो आपके पास बचेगा क्या. 70-80% तक टैक्स वसूल जाता था हर तरीके से देखा जाता. तो उस टाइम पे आपका नमक आंदोलन छिड़ा था. गांधी जी ने नमक को आंदोलन का आधार बनाने का निश्चय किया. ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर में, नमक का जो टैक्स था, सॉल्ट में टैक्स गवर्नमेंट लेती थी, वो ज़्यादा हुआ करता था. तो जिनके पास पैसे की कमी हुआ करती थी, जिनकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई रहती थी, तो उनको नमक परचेज करने में दिक्कत होती थी. भाई इतना टैक्सेस आप लगा दिए हैं तो कहाँ से हम नमक परचेज कर पाएंगे. तो गांधी जी ने सरकार को एक 11 सूत्री मांग लिखकर भेजी, है ना. 11 मांगे लिखी एक प्रपत्र में, उसको भेजा गया गवर्नमेंट के पास, जिसमें नमक के टैक्स को कम करना उनकी मेन मांग थी. मांग न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की गई. उनके साथ तकरीबन 78 लोग थे. उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा आरंभ की. दांडी आपकी जगह है, ओके. 24 दिन की यात्रा जब चली तो सभी जगह पे आपका लोग इकट्ठा होने लगे, लोग इनका साथ देने लगे, है ना. 6 अप्रैल 1930 को सुबह का टाइम था. वो गुजरात में दांडी नामक समुद्र तट से नमक इकट्ठा करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया. साथ ही पूरे भारत में स्थान स्थान पे आपका नमक कानून भंग किया जाने लगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हुआ, जिससे शासन को टैक्स न दिया जाना सम्मिलित था. नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ. सविनय अवज्ञा आंदोलन के सबसे पहले दौर में सारे देश में सभी जगह जहाँ जहाँ भी नमक होता था वहाँ पे नमक तोड़ना कानून स्टार्ट हुआ. नमक कानून तोड़ना सरकार के विरोध का प्रतीक बन गया. जहाँ देखो वहीं नमक टूट रहा है. अब सब जगह नमक भी तो होना चाहिए. जहाँ जहाँ कोस्ट लाइन होती है वहीं तो नमक होता है. सविनय अवज्ञा आंदोलन जितना जोर पकड़ता जा रहा था, सरकार की जो दमन नीति थी उसमें भी तेजी होती जा रही. दमन नीति का मतलब होता है किसी भी आंदोलन को दबाना, है ना. कोई मूवमेंट चल रहा है जो हमको सही नहीं लग रहा है तो उसको दबाया जाना, उसको दमन नीति कहते हैं. लाठी चार्ज, गोली चलाना जैसी क्रियाएं आपकी होने लगी, बहुत सारी जगहों पर होने लगी. लगभग 1 लाख लोग जेल में भरे गए. जेल में भरना मतलब जेल हो गई उनको, 1 लाख लोग को. बहुत से लोग ऐसे थे जिनको गोली खानी पड़ी, है ना, इस आंदोलन के चक्कर में, या फिर जहाँ जहाँ भी इस आंदोलन का जोर पकड़ता जा रहा था वहाँ पे गोलियां चली, लोग मरे. इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था. अगला है आपका गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट को लेके ही गांधी जी को सबसे ज़्यादा कोसा जाता है कि अगर आप इस पे साइन नहीं करते तो भगत सिंह लोग को फांसी नहीं होती. पढ़ते हैं. गांधी इरविन पैक्ट. इरविन इस टाइम पे वायसराय हुआ करता था, ठीक है. तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं. इससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. एक आपका देखिए जो मूवमेंट चल रहा था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूवमेंट चल रहा था, एक वो हो गया. दूसरा आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम आम भाषा में गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है. ये आपका 1930 से 1932 के बीच में चला था. इसी के बीच में आपकी एक और चीज़ हुई थी, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचांट और पूना समझौता. ये सारी चीज़ें एक साथ हुई थी. इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे. टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन May 5,
May 5th, 1930, but the movement went on. The government finally freed Gandhiji on January 26, 1931, and a pact between Gandhiji and Viceroy Lord Irwin was signed on March 5th, 1931, which is known as Gandhi-Irwin Pact. Under the pact, movement was postponed for some time. Gandhiji agreed to participate in the second round table conference. The government released all the revolutionaries from the jails. In September 1931, Gandhiji went to England to participate in the second round table conference. The obstinate approach of the government resulted in failures of the conference, and Gandhiji came back to India. He restarted the civil disobedience movement. इसमें कई सारी चीज़ें हुई थी. इनको छोड़ा इसलिए गया था ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में राउंड कॉन्फ्रेंस में बैठ सकें, है ना. चलिए समझते हैं इसको क्या कैसा रोल काल था इसका. उस टाइम पे आपका देखिए सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था आपका वो तेजी से चल रहा था. तो इस आंदोलन की उग्रता को रोकने के लिए 5 मई 1930 को गांधी जी को बंदी बना के जेल में डाला गया. ठीक है, 5 मई 1930 को. उसके बाद भी जेल होने के बाद भी गांधी जी जेल से आंदोलन चालू करके रखे हुए थे और देश में आंदोलन आपका तब भी जारी था. अरेस्ट होने के बाद भी सरकार ने गांधी जी को 26 जनवरी 1930 को जेल से रिहा कर दिया और दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ. ठीक है, जिसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं. तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना. अगर दिल्ली समझौता क्या है इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना गांधी इरविन पैक्ट ही है. समझौते के द्वारा आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया गया. जब दोनों के बीच में समझौता हो गया, समझौते में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे वो भी मैं आपको बताऊंगा. उससे आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. तो गांधी जी ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या गोलमेज सम्मेलन में अपना सम्मिलित होने का प्रस्ताव स्वीकार किया. सरकार ने जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, एक्चुअल में जो रिवोल्यूशनरीज लिखा हुआ है ना, ये जो कांग्रेस के नेता थे इनको छोड़ा गया था, है ना. जो सेकेंड फेज वाले क्रांतिकारी थे उनको नहीं छोड़ा गया था. तो कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया जेल से. गांधी जी सितंबर 1931 को दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भाग लेने के लिए लंदन गए. तो ब्रिटिश सरकार की जीत की वजह से ये आपका जो दूसरा सम्मेलन था ये फेल हो गया और गांधी जी वापस इंडिया लौट आए. गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया और ये दोबारा फेल हो गया, है ना. दोबारा शुरू किया था इन्होंने लौटने के बाद और ये दोबारा फेल हो गया. तो ये तो 1932 में वापस ले लिया. 1932 नहीं, 1934 में इन्होंने वापस ले लिया था. ओके, तो हम जो समझौता हुआ था गांधी इरविन पैक्ट में या दिल्ली समझौता में उसके बारे में हम जान लेते हैं. महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे हम दिल्ली समझौता कहते हैं. इसमें पॉइंट्स इस तरह हैं. कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की जो जब्त की गई संपत्ति है उसको वापस करना होगा. ये मांग रखी गई थी गांधी जी की तरफ से, या कहा जाए कांग्रेस की तरफ से, कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की जो भी संपत्ति जब्त की गई है या कुर्क की गई है उसको वापस करना होगा. सेकंड है आपका सरकार द्वारा सभी जो अध्यादेश हैं, जो भी फरमान निकलते थे और अपूर्ण जो अभियोग थे, जो केसेस वगैरह चल रहे थे जो पूरे नहीं हुए हैं या साबित नहीं हुए हैं, उनको वापस लिया जाएगा. मतलब जो कांग्रेस के नेता थे उनके ऊपर जो भी आपका केसेस वगैरह चल रहा था वो वापस लेना पड़ेगा और जो भी फालतू के अध्यादेश आप लाते थे उसको आपको रोल बैक करना पड़ेगा. थर्ड है आपका जो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्त के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना होगा. राजनीतिक कैदी मतलब जो भी देश को आज़ाद दिलाने के लिए लगे हुए हैं उसमें से जो भी हिंसात्मक कार्यों में लिप्त हैं. आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा. गांधी जी की पॉलिटिक्स क्या थी कि वो एक पड़ाका गाल पे खाएंगे तो दूसरा गाल भी आगे कर देंगे पड़ाका खाने के लिए. ये गांधी जी की मेन फितरत थी. तो इसमें जो आपका थर्ड समझौता था उसमें लिखा हुआ है कि हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त, मतलब जो गाल में पड़ाका खाने के बाद गोली मार देते थे, जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो क्रांतिकारी थे उनको छोड़ के जो बाकी क्रांतिकारी हैं जो अहिंसात्मक तौर पे रेवोल्यूशन करते हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए. मतलब चाहे आप
लाला लाजपत राय, तो उनकी मान लीजिए डेथ हो गई थी, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, है ना, चाहे भगत सिंह हो, आज़ाद हो, रोशन सिंह हो, किचलू हो, कोई भी हो, उनको जेल में बंद रखा जाएगा, बाकी लोग को छोड़ दिया जाएगा। अगला है आपका अफीम, शराब और जो विदेशी कपड़ों की दुकान है उस पे, उसके सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और समुद्र के किनारे बसने वाले जो लोग हैं उनको नमक बनाने और उसको इकट्ठा करने का मौका दिया जाना चाहिए, साथ में छूट दी जानी चाहिए। तो ये जो मांगे थी ये रखी गई थी लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी के द्वारा। दूसरी जो कि स्वीकार की गई गांधी जी के द्वारा, मतलब कांग्रेस के द्वारा जो चीज़ मानी गई, जो इरविन की तरफ से रखी गई थी, वो है पहला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप बंद कर देंगे, मतलब सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट जो आपका चल रहा है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। सेकंड है आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मतलब इसका कहना था इरविन का कि हम जो गोलमेज आंदोलन हम बना रहे हैं उसमें कांग्रेस के जो प्रतिनिधि भी हैं, डेलीगेट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनको भी भाग लेना जरूरी है। थर्ड है आपका पुलिस की जातियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग आप वापस ले लेंगे, है ना। जो पुलिस जो इंटॉलरेंस करती है, जो भी इलीगल काम करती है या फिर ज़बरदस्ती किसी को मारती ठोकती है, तो उसके खिलाफ आप जो मांग उठाते हैं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो वो मांग आप अपनी वापस लेंगे। अंतिम है नमक कानून उन्मूलन की जो मांग है एवं बहिष्कार की मांग को आपको वापस लेना होगा, कि जो नमक कानून तोड़ने की आप जो बात करते हैं उसे आप वापस लेंगे। ओके, तो ये बात हो गई आपकी गांधी इरविन पैक्ट की। इस पैक्ट में सिग्नेचर हुआ था। ये चीज़ हुई थी आपकी 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और 23 मार्च ऑफ 1931 के टाइम पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी लाहौर जेल में। ओके, एक्चुअल में 22 नहीं, 23 नहीं था, 22 की सुबह सुबह ही फांसी, शाम को फांसी दे दी गई थी। ओके, तो लोग गांधी जी को इसलिए दोष देते हैं कि अगर आप गांधी इरविन पैक्ट पे साइन नहीं करते और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चालू रहता, तो इसके बल पे हम उन 3 क्रांतिकारियों को वापस छुड़ा सकते थे, है ना। अगर आप गांधी इरविन समझौता करने जा रहे थे, है ना, उस पैक्ट में आपको समझौता करना था, दिल्ली समझौता करना था, तो आप एक लाइन और लिख देते, उस चीज़ में एक समझौता आप और कर देते कि उन तीनों क्रांतिकारियों को जेल से रिहा किया जाएगा या फिर उनको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा, लेकिन फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो समझते थे कि हिंसा का कोई रोल नहीं है उनकी ज़िंदगी में, तो वो किसी को बचाएंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपका हो जाता है। सेकंड है आपका गोलमेज आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ही इनको 5 मार्च 1931 को छोड़ा गया था, ठीक है। 5 मार्च को ही छोड़ा गया था ना, नहीं, 26 जनवरी 1931 को छोड़ा गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये क्या है हम जान लेते हैं। ये आपका स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 से और 19 जनवरी 1931 तक आपका ये सम्मेलन चला था। ये एक पहली ऐसी वार्तालाप थी जिसमें ब्रिटिश शासन और भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में तकरीबन 89 सदस्य जो थे, उसमें 16 ब्रिटिश थे, ब्रिटिश राजनीतिक दल के प्रतिनिधि थे। 57 आपके भारतीय सदस्य थे जो भारतीय राजनीति से थे, कहने का मतलब कांग्रेस से थे, और 16 ऐसे थे जो भारतीय रजवाड़े थे। जो पहला गोलमेज आपका हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भाग न लेने का कारण ये है कि कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे, ठीक है। तो पहले वाले सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं ले पाया था। तो दूसरा सम्मेलन होने से पहले गांधी जी को रिहा किया गया। फिर गांधी जी लंदन गए दूसरे सम्मेलन के लिए। ओके, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह ये सफल नहीं हो पाया। इसी सम्मेलन में दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक मतलब अलग से एक निर्वाचन मंडल की मांग की। मतलब अलग से इनका एक व्यवस्था बनाई जाए कि अलग से चुनाव होगा, ये अलग से लड़ेंगे, सारी चीज़ें अलग से होंगी, है ना। तो इस मांग को गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से भारत लौट आए। भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा कि भले मैं खाली हाथ लौट के आया हूं, लेकिन जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी मैं उसको झुकने नहीं दूंगा। भारत आने के बाद गांधी जी ने वायसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया और गांधी इरविन समझौते का जो मेन रोल था वो धीरे धीरे टूटने लगा, जिससे कि गांधी जी ने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट कर दी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? कम्युनल पंचाट या फिर सांप्रदायिक पंचाट, जिसमें 5 निर्णय लिए गए थे, है ना। 5 निर्णय लिए गए थे किसके द्वारा? पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कौन था उस टाइम पे। British Prime Minister MacDonald declared a communal panchayat in 1932, making separate electoral board for Harijans in India. This was a diplomatic move by the British government to split the society and divide caste in India. It was a major setback for Congress and India. Gandhiji went on 21 days fast. Gandhiji and Baba Saheb Ambedkar tried to find solution to the communal panchayat through the Pune Pact. The period between 1930 to 1934 witnessed several events. The civil disobedience movement moved smoothly till 1932, but after that it almost lost the purpose. Ultimately, it was withdrawn in 1934 by Gandhi जी self. देखिए, हमेशा भारतीयों पे आक्षेप लगता रहता है कि हम लोग खुद जाति व्यवस्थाओं को बना के रखे हैं, उसको बांटने का काम करते हैं, हम ही ने शुरुआत की। ऐसा नहीं था। इस पे आप जानेंगे ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये इनके खून में गद्दारी थी। ये मैं कोई और शब्द यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। तो मैकडोनल्ड जो था उसने ये डिक्लेयर किया कि एक कम्युनल पंचायत होगा कि भाई दलित जो आपका शब्द है, पहले भी कहता आता हूँ, मैं सार्वजनिक तौर भी ये सारी चीज़ें कहता हूँ कि दलित एक धार्मिक शब्द नहीं है। दलित इंस्पायर्ड है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिशियंस ने इस शब्द की रचना की है और इसको यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, है ना। सिर्फ वोट को बढ़ाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दलित का यूज़ किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। दलित जैसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, जिसको हम काफ़ी पहले एक वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने 1932 में एक सांप्रदायिक पंचायत या 5 निर्णय या फिर कम्युनल पंचायत का घोषणा कर दी, जिसमें भारत के जो भी हरिजन थे उनके लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी गई कि मतलब बाकी सबका चुनाव एक तरफ, दलितों के हरिजन का चुनाव आपका एक तरफ, ठीक है। भारत को तोड़ने और जातियों में विभाजन करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ये एक कूटनीति चाल थी। जैसे ही आपका इंडिया और पाकिस्तान को अलग करके हमारे साथ आज भी ये चीज़ें की गई हैं, और आज भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे अगर राजनीतिक तौर पे, तो दलित अपने आप को एक अलग व्यवस्था मानता है और बाकी अपनी एक अलग व्यवस्था मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और भारत के लिए यह आपका काफ़ी आघात वाला विषय था। गांधी जी ने घोषणा कर दी कि मैं 21 दिन का उपवास रखूंगा अगर ये पंचायत आप पर लागू हो जाता है। गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पंचायत का हल खोजा गया। एक्चुअल में सिर्फ उनके बीच में नहीं खोजा गया था, और भी कई लोग थे। तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी और भी कुछ लोग थे। उनके प्रयास से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसको हम
पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं या पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका जो दलित थे उनकी जो सीटें या रिजर्व होती हैं वो सीट उस टाइम में जितनी रिजर्व थी उसको बढ़ा दिया गया था। शायद 71 थी। हाँ, जो प्रांतीय विधानमंडल हुआ करता था, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह हुआ करती थी, उसमें दलितों के लिए जो सीट थी उसकी संख्या पहले 71 थी, उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया था। मतलब 71 से 147 कर दी गई थी, रिजर्व कर दी गई थी, है ना। और केंद्रीय विधानमंडल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सीटें आपकी 18% आपकी बढ़ा दी गई थी, जितनी भी थी उस टाइम पे। ओके। 1930 से 1934 के बीच में जब सांप्रदायिक पंचायत आपका आया, गांधी इरविन पैक्ट आपका फेल हो गया, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह तो पहले ही फेल हो चुके थे। तो उस बीच में जब गांधी इरविन पैक्ट फेल हो गया और सांप्रदायिक पंचायत आपका लागू होने की बात आ गई, तो गांधी जी ने सोचा कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो उन्होंने 1930 और 1934 के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपका 1932 में फिर से स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन ये धीरे धीरे अपनी शक्ति खोता चला जा रहा था, लोगों का विश्वास इस चीज़ से उठता चला जा रहा था, और 1934 में गांधी जी ने उसको अपने से वापस ले लिया कि सरेआम बेइज्जती कराने से अच्छा है कि अपने आप ख़त्म हो जाए, इससे अच्छा हम ही ख़त्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कि आपका यहाँ से गवर्नमेंट बनना स्टार्ट होती है 1935 से, है ना। इससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे। बाय द 1935 एक्ट प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937, कांग्रेस अचीव्ड सक्सेस इन 7 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 एंड द पार्टी फॉर्म्ड इट्स ऑन गवर्नमेंट। ओके। इससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पहले ये 1935 से स्टार्ट हुआ। 1935 में आपका सबसे पहले बार जनरल इलेक्शन हुआ 11 प्रांतों में, जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस ने विजय हासिल की। 7 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट आपकी फॉर्म हो गई, मतलब 7 में सिर्फ गवर्नमेंट वहाँ की कांग्रेस चलाएगी। लेकिन उससे पहले जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पहले वाले में तो सब कांग्रेस के नेता जेल में थे, जा नहीं पाए। सेकेंड वाले पे गांधी जी गए तो चर्चा बनी नहीं, फेल हो गई। थर्ड वाले पे भी कोई कांग्रेसी उस पर गया नहीं, है ना। कुल 46 प्रतिनिधि थे, जिसमें से कोई कांग्रेसी नहीं था। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में अगर कोई भाग लिया था तो उसमें भाग लिया था किसने? भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि वो चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की स्थापना हो। ठीक है। तो तीनों ही जब गोलमेज सम्मेलन हो गए, उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं निकला। तब आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक वाइट पेपर लॉन्च किया, जिसको हम श्वेत पत्र भी कहते हैं, वो लॉन्च किया। यही जो आपका श्वेत पत्र था, ये 1935 में भारत का शासन अधिनियम बनने का आधार बना, है ना। भाई आज हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे, कभी भी अगर आगे मौका मिले संविधान पढ़ने का, आगे आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे या फिर अगर आप आर्ट लेते हैं 10th के बाद, तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब चैप्टर आता है तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन आधार है वो 1935 का जो एक्ट है वो है, और उसी में आज हम संशोधन करते रहते हैं और अपनी सरकार हम चला रहे हैं। ठीक है। तो प्रांतीय चुनाव के बारे में आपने जान लिया कि 11 प्रोविंशियल्स में चुनाव हुए थे और 7 में गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की। ज़्यादा डिटेल मत लीजिए, नहीं तो फ्यूज हो जाएगा, फिर हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इतना ही जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, 1939 से 1945 तक आपका ये वॉर चला था। जापान पे जब 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराए गए थे लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से, फिर उसी दिन से वर्ल्ड वॉर आपका ख़त्म हो गया था।
क्योंकि 45 तक ना सारे देश सरेंडर कर चुके थे, लेकिन एक जापान ऐसा देश था जो लगातार वो लड़ता चला जा रहा था और रोल बैक नहीं कर रहा था या फिर गिव अप नहीं कर रहा था। तो 2 बम गिराए गए थे उसके ऊपर। 1942 में निर्माण हुआ था परमाणु बम का, और 1945 में टेस्ट कर लिया गया था जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा। The Second World War broke out on September 1st, 1939, when Germany invaded Poland. On September 3, Britain too joined war in favor of Poland. The government of India immediately joined the war without consulting the National Congress. The annoyed congressmen, in protest, tendered resignation in the 7 provinces. अभी अभी सरकार बनी थी और त्याग पत्र दे दिए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की जो पोलैंड पर आक्रमण के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी ने स्टार्ट किया था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया और स्टार्ट हो गया। किसी भी चीज़ की लड़ाई होने से पहले उसके पीछे का इतिहास भी जान लेना चाहिए। इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपन इस पे हैं। इसके पहले बहुत कहानी है, उसके बाद स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पोलैंड के ऊपर हमला किया जर्मनी ने। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया पोलैंड की तरफ से। ठीक है, इसी के साथ भारत को भी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस युद्ध का हिस्सा बना दिया, इसमें सम्मिलित कर दिया ब्रिटेन की तरफ से। तो ब्रिटेन के द्वारा बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के और बिना किसी भारतीयों की सहमति से भारत को युद्ध में सम्मिलित करने का जो निर्णय लिया था ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, इससे भारत की जनता और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस ज़्यादा नाराज हुई क्योंकि उसकी जो सरकार ही बनी हुई थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी, है ना। तो इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस आपका जहाँ जहाँ पे शासन करती थी, जो 7 प्रांत थे, उसके मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया, है ना। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका अगस्त प्रपोजल 1940। ओके, in October-November 1939, the provincial cabinets tendered their resignation. Despite these, Congress lent its friendly hands toward British government, wow, and put the demand of a national government in their center before the British, but the latter ignored the demand. क्या तो नाम है इसका, लॉर्ड लिनलिथगो, वह विदेशी, on August 8, 1940, brought the August proposal in place of the Indian demands. It was repeated in the draft of the proposal that India will be granted colonial Swaraj after the war. मतलब हम वॉर के बाद भी हम तुम पे शासन करेंगे, ऐसा रूल था। अक्टूबर-नवंबर 1939 में जो प्रांतीय मंत्रिमंडल थे उन्होंने अपना रिज़ाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद भी कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो जानती थी कि ब्रिटेन की सहायता के बिना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिना हमारा हुक्का पानी चलने से रहा। ठीक है, तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की तरफ दोस्ती से हाथ बढ़ाया और केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की, है ना। केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग अंग्रेजों के समक्ष रखी, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को सरासर टाल दिया, अवहेलना की, कांग्रेस को भाव ही नहीं दिया। भारतीयों की मांग की जगह लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इस प्रस्ताव में दोबारा बताया गया, पहले वर्ल्ड वॉर में बताया गया था कि भाई हम, गांधी जी आप हमको भारतीय सेना दीजिए, भारतीय लोग दीजिए पहले वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए, उसके बाद हम पावर ट्रांसफ़र कर देंगे आपकी तरफ, चलाना अपना देश मज़े से। सेकंड वाले पे भी इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया। भाई सेकंड वाले में तो अंग्रेज़ की गरज ही नहीं थी, है ना, अंग्रेज़ों की गरज ही नहीं थी, क्योंकि ना उन्होंने
गांधी जी से बोला था कि हमको मिलिट्री दो, ठीक है। और जो 7 प्रोविंशियल्स में इसने चुनाव जीता था कांग्रेस ने, इससे तो पहले त्यागपत्र दे दिए थे, तो दबाव बनाने से रहे। तो ये भाई साहब लिनलिथ को एक अगस्त प्रस्ताव ले आए और उन्होंने कहा गया कि जब युद्ध हम जीत लेंगे तो हम दोबारा यहाँ पे लौटेंगे अपनी सरकार चलाने के लिए यहाँ पे, है ना। एक औपनिवेशिक तौर पे औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना हम दोबारा करेंगे। ओके। इसके बाद आपका कांग्रेस ने जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस युद्ध से अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम में, वर्धा एक जगह है वहाँ पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको शुरू किया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इसको दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसी दबाव के चक्कर में कि भाई दुनिया भर में आपका विरोध वैसे ही चल रहा है, जहाँ जहाँ पे आपकी कॉलोनीज हैं, भारत में भी आपका विरोध चल रहा है। तो इसके बाद उन्होंने एक जो ब्रिटेन का उस टाइम पे प्रधानमंत्री था, उसने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने एक क्रिप्स मिशन, है ना, आगे होगा भी, हाँ, क्रिप्स मिशन की स्थापना की थी और उसे भारत भेजा गया था। उससे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान प्रपोजल, लाहौर कॉन्फ्रेंस 1940। On 23rd March in 1940, the annual session of Muslim League held in Lahore, and here the proposal for Pakistan was passed. It was said in the proposal that geographically adjacent provinces should be recognized in a manner so as to create Muslim majority. वाह। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग बनी थी कब? 1906 में, याद रखिएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन होता है या वार्षिक अधिवेशन होता है वो लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, इनका आपका एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी। उस एनुअल कॉन्फ्रेंस में 1940 में आपस में इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई हमको एक अलग से देश चाहिए, पाकिस्तान, ठीक है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए जो प्रदेश हैं, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किया जाए कि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो सके। इनका कहना था कि पश्चिम उत्तर जो जगह है, अगर आप मैप में देखेंगे तो राजस्थान से लेके आपका ऊपर तक, जो सबसे ऊपर तक का इलाका है, कश्मीर तक का, राजस्थान से कश्मीर तक का जो लाइन है, ये उस तरफ वाला जो एरिया है, ये इनको चाहिए था पाकिस्तान के तौर पे, क्योंकि वहीं पे मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी और ये चाहते थे कि हमको ये वाला इलाका दे दिया जाए तो हम एक साथ यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होके मेजॉरिटी के साथ रह सकें, है ना। तो इसकी कुछ बातें हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पृथक राज्य पाकिस्तान की जो परिकल्पना थी वो एक स्टूडेंट था रहमत अली नाम का, उसकी थी, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इंग्लैंड में, ठीक है। तो उसकी ये कल्पना थी, धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। इससे पहले 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाला जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जिसने कर रही थी, जो उर्दू कवि था मोहम्मद इकबाल, ठीक है, उसने पश्चिम उत्तर भारत में मुस्लिम संगठित राज का उल्लेख किया था, ठीक है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, ठीक है। इकबाल ने नाम सुझाया था कि इसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। तो मुस्लिम क्या नाम था इसका, जिन्ना आपका पहला प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, और इसने एक इसी के नाम से जाना जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे, जब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मारकाट स्टार्ट करवाई गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिप्स मिशन की तरफ। The British government desperately needed India's support during the Second World War. The southern frontier of India was being threatened by the impending Japanese force.
On the other hand, Indian National Party in Rangoon was waiting to attack India through Burma. बर्मा को आज हम म्यांमार कहते हैं. Under these circumstances, Stafford Cripps was sent to India to assure Indians about the future course and establishing self-rule in India. According to Cripps' proposal, Dominion status was to be granted to India. Even a Constituent Assembly was proposed by almost every party opposed this proposal on various grounds. दूसरा विश्व युद्ध के समय अंग्रेज भारत के सक्रिय और संपूर्ण सहयोग के लिए बहुत ज़्यादा आधारित थे या उत्सुक थे. भारत की जो साउदर्न पोस्ट थी या दक्षिणी पूर्वी सीमा पर जापान का खतरा बढ़ता चला जा रहा था. दूसरी तरफ आपका रंगून में इंडियन नेशनल आर्मी के रास्ते भारत पर आक्रमण करने की, बर्मा के जरिए आपका भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी. इस परिस्थिति में इंग्लैंड का युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीयों के लिए वर्तमान में स्वशासन और भविष्य के लिए ठोस आश्वासन के साथ भारत भेजा गया. क्रिप्स प्रस्ताव में आपका कहा गया कि भैया हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, आप मजे से राज करना. लेकिन जितनी भी भारत में पार्टियां थी या जितने भी लोग थे उन्होंने हर एक मंच से इसका विरोध किया कि भैया हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूरा स्वराज चाहिए. तो ये देखिए 1947 में भी ना इनका कोई इरादा नहीं था कि ये लोग छोड़ के चले जाते भारत. ये तो मनाओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश को आर्थिक तौर पे बहुत बड़ा झटका लगा था. इसलिए दुनिया भर में जो कॉलोनीज थी इसकी, जैसे भारत एक कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका एक कॉलोनी थी, ऐसे चाइना में भी एक कॉलोनी थी, और भी आपकी जो कंट्रीज थी उस पर कॉलोनीज थी. तो उसको चलाने के लिए खर्चा चाहिए होता है. तो धीरे धीरे सब जगह से इसकी पकड़ हो गई कमज़ोर, तो इसे भारत को छोड़ना पड़ा. नहीं तो ये इतने मूर्ख नहीं है गोरे, कैसे छोड़ देते. अगला है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन. अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन जो आपका आया था उसकी असफलता के बाद और उसकी निराशा से गवर्नमेंट आपकी फ्रस्ट्रेटेड थी. 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया. प्रस्ताव में ये घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना या समाप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आज़ादी और जनतंत्र की विजय के लिए फासिस्ट देशों और जापान के विरुद्ध लड़ रहे मित्र राष्ट्रों के लिए भी ये ज़रूरी है कि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले या स्वाधीनता मिले. गांधी जी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए करो या मरो का एक नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया, जो हर जगह आपका सुनाई दिया जाने लगा. 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के जो अधिकतर नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए. उनको देश की अलग अलग जेलों में बंद किया गया था, जिससे उनके बीच में कोई अच्छा समन्वय न हो पाए, कम्युनिकेशन स्थापित न हो पाए. परिणाम स्वरूप आपका आंदोलन आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया. गोलियां चली, लाठीचार्ज हुआ, सारे देश में आपकी गिरफ्तारियां होनी स्टार्ट हो गई. इससे हज़ारों लोग घायल हुए, कईयों की मौत हुई और जनता में हिंसा आक्रोश आपका बढ़ता चला गया और जनता आपकी हिंसा पे उतारू हो गई. लोगों ने सरकारी संपत्ति पे हमला किया, बिल्डिंगें जला दी गई, दफ्तर में आग लगा दी गई, रेल की पटरी तोड़ दी गई, रेल की पटरी उखाड़ दी गई, पुल तोड़े गए, टेलीफोन तार और लाइन की खंभे उखाड़ दिए गए. बलिया और सातारा जैसे कुछ स्थान अंग्रेजी दासता से पूरी तरह से आज़ाद हो गए, है ना. तभी कहते हैं कि बलिया आपका सबसे पहला ऐसा जगह थी जो सबसे पहले आज़ाद हुई थी. बलिया आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर कहलाती है ना. बलिया हालांकि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर कहलाता है बलिया. बलिया और सातारा जैसे जो जगह थे वो सबसे पहले अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हो गए. लेकिन सरकारी जो दमन चक्र था उसकी उग्रता अपनी सभी सीमाओं को तोड़ती चली गई. हवाई जहाज़ों से बम बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, सभी बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए, जो बाहर भी थे वो सभी अंडरग्राउंड हो गए. सरकारी दमन चक्र के कारण भारत छोड़ो आंदोलन अधिक समय तक नहीं टिक सका. ठीक है भाई, आप खाली हाथ किसी से लड़ने जाएंगे तो होगा क्या, अगला वाला तो मार देगा, गोली चित हो जाएंगे आप. तो कई लोगों की डेथ हुई. लेकिन ये चीज़ें आपकी
अब एक हिसाब से कहा जाए तो असफल हुई गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम क्विट इंडिया मूवमेंट में हम 1942 में ही हम आज़ादी नहीं पा सके, लेकिन इसका जो असर था वो आगे आने वाले टाइम पे दिखा, है ना। इसकी जो असफलताएं थी उसके उससे सीख के और जनता सहानुभूति लेके अंग्रेज सरकार की छाती पे चढ़ी हुई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। आज़ादी मिली और भारत का विभाजन भी हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में घोषणा की कि वो भारत में अपना जो शासन था वो ख़त्म करने जा रही है, लेकिन साथ में साथ एक कोड भी दी गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक जो दल था, जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, वो सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि एक आपस में एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेना और उससे देश पे शासन चलाना, है ना। एक मतलब प्रॉपर चुनाव नहीं होना। प्रॉपर चुनाव आपका 1952 में हुआ था। 1954 में सरकार बनी थी, लेकिन अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि आपस में कुछ लोग को मिलके एक कैबिनेट डिसाइड कर लेना और वही लोग निर्णय लेंगे, है ना। और वही लोग मिलके संविधान भी बनाए थे, जिसको टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा संविधान बनने में। और अंतरिम सरकार पे ही वो लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जनरली पूरे देश के लिए लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस सरकार में शुरू में मुस्लिम लीग आपका शामिल नहीं था। कुछ समय बाद वो सरकार में शामिल हो गया, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू किया, ठीक है। यहीं से ये जो आपकी डेट है दिसंबर 1946, दिसंबर 1946, इस दिन से आपका संविधान बनना स्टार्ट हुआ था और फिर बनता चला गया। कब तक बनता चला गया? 26 नवंबर 1949। और मुस्लिम लीग ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। फिर से अलग ही मांग चल रही थी इनकी। 20 फरवरी 1947 को सरकार ने नीति संबंधी महत्वपूर्ण घोषणा की और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो आप बताएंगे माउंटबेटन। और आज़ाद भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप क्या बताएंगे? राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी। तो माउंटबेटन को नया वायसराय बनाया गया, जिन्होंने आगे चलकर अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान की विभाजना को स्वीकृति मिल गई। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनी हुई है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। जितनी भी देखो, जितने मिशन है, जितनी कमेटी फॉर्म की गई थी, या जितना जितना जैसे रॉलेट है, उस सिडनी रॉलेट करके बंदा था, उसके सरनेम से रॉलेट एक्ट आ गया। रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ आपका एक बंदा ही था जिसने लाइन खींची थी कश्मीर से लेके आपका राजस्थान तक, ठीक है। तो वो रेड क्लिफ लाइन हो गई। तो ऐसे करते करते साइमन का मिशन हो गया। तो साइमन करके वो व्यक्ति ही था जिसके नाम पे साइमन का मिशन हो गया, है ना। तो माउंटबेटन योजना में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकार हुआ और देश भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में विभक्त हुआ। ये भारत पाकिस्तान बनने में ना इतने लोगों की जानें चली गई जिसका कोई हिसाब नहीं। फाइनली हम 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला। किस कीमत में मिला, उस कीमत को याद रखना हमेशा ज़रूरी होता है। स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, और जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ओके, ये अध्याय आपको यहीं समाप्त होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, भारत की जो विदेश नीतियाँ हैं उसके बारे में। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज।